नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद लगभग सभी दल मिशन 24 की तैयारी में जुटे हैं। 5 राज्यों के चुनाव के सेमीफाइनल से फाइनल की तैयारियां तेज हो गई हैं। अपनी अपनी रणनीति के साथ पार्टियों के फैसलों में जातिगत समीकरणों की झलक भी नजर आती है। ऐसे में चर्चा आगामी चुनाव को लेकर होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 राज्यों में से 3 में जीत के बाद बीजेपी मिशन 24 को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। लोकसभा में हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, तो हरियाणा में भी विधानसभा में हैट्रिक लगाने की बात कर रही है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी हरियाणा में 85 पार का दम भर रही है, तो कांग्रेस हरियाणा के पास लगते राजस्थान के हलकों में कांग्रेस की जीत के आधार पर हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार बनने का दावा कर रही है। इन 5 राज्यों के चुनाव में साफ हो गया है कि लगभग सभी दल जातिगत समीकरणों को साधने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां आदिवासी समुदाय से सीएम बनाए गए, तो वहीं मध्य प्रदेश में यादव समुदाय यानी ओबीसी से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। दोनों ही राज्यों में 2-2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। वहीं राजस्थान के सीएम फेस को लेकर अभी इंतजार बाकी है। वहीं हरियाणा में भी कहीं न कहीं जातिगत गणित लगाया जा रहा है। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को पार्टी की राज्य इकाई की कमान सौंपी है, तो नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सत्ता में आने पर 4 अलग अलग समुदाय से 4 डिप्टी सीएम बनाने का कई बार ऐलान कर चुके हैं। उधर इनेलो नेता अभय चौटाला भी वादा कर चुके हैं कि हरियाणा में इनेलो सरकार बनने पर एक ओबीसी तो एक शेड्यूल क्लास से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जाहिर है, अलग अलग जनता से जुड़े चुनावी मुद्दों के साथ साथ लगभग सभी दल हरियाणा में जातिगत समीकरणों को धार देने में जुटे हैं। हालांकि इस कवायद में कौन सी पार्टी कामयाब होती है, ये देखना बेहद अहम होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, बालमुकुंद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अवनदीप केसरी, प्रवक्ता इनेलो, नरेश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है सभी का। शुरुआत राजेंद्र जादून जी आपसे। आप कैसे देख रहे हैं इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत का कितना असर आप हरियाणा पर मानते हैं, और खास तौर पर जो जातिगत समीकरण के उसके लिहाज से क्या कुछ इम्पैक्ट? देखिए, 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें एक बार फिर उभर कर आया कि मोदी फैक्टर बहुत कामयाब हो रहा है और वो प्रभावी है, खासतौर से हिंदी बेल्ट में। तो 3 राज्यों के जो चुनाव थे वो मोदी जी के नाम पर ही लड़े गए। सारी कंपेनिंग जो प्रमुखता के साथ मोदी जी ने ही की, और वहां तीनों राज्यों में कोई मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं नियुक्त लगाया गया था, कोई दिखाया गया था, कोई चयनित नहीं किया गया था, और मोदी जी के नाम पर ही पूरा चुनाव हुआ। तो उससे जाहिर होता है कि हिंदी बेल्ट में अभी भी मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ बना हुआ है, बल्कि और बढ़ रहा है। तो हरियाणा भी जो है हिंदी बेल्ट में ही आता है, तो लगता है कि वो हरियाणा में भी मोदी फैक्टर अपना प्रभाव दिखाएगा, जैसे कि 3 राज्यों में दिखाया है। तो अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अब ये है कि SC ST और ओबीसी को इस तरह से साध लिया जाए। उनकी साधना में जुटे हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो वो ओबीसी क्लास से आते हैं। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे, वो भी ओबीसी में ही आते हैं। तो अब ये लग रहा है, और भी जैसे हरियाणा में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के ओबीसी क्लास से नायब सैनी को बनाया। लग रहा है कि जिस तरह से ये रणनीति पर काम कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है, इससे पूरे जाति समीकरण सेट किए जा रहे हैं। और ये क्लासेस जो थे उनका ये था कि कांग्रेस के टाइम जो है इतना इनको बढ़ावा नहीं मिला। अब ये इन्होंने जो है मोदी जी के भाषणों में ये बात आती रही है कि दलित को और आदिवासियों को कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उनकी तरक्की पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब हम उनकी तरक्की की ओर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें जो है प्रमुख पदों पर ले जा रहे हैं और उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। अभी राष्ट्रपति जी भी जो है ST से, द्रौपदी मुर्मू जी भी ST से आती है। इस तरह से इन्होंने जो है जो वोट बैंक
था कभी कांग्रेस का, उस वोट बैंक को अपने पक्ष में आकर्षित करने के लिए पूरी रणनीति अपनाई हुई है और मुझे लगता है कि हरियाणा में भी इसका कुछ असर देखने को मिलेगा। जी, विधु रावल जी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, छत्तीसगढ़ में एसटी तो ओबीसी, हालांकि पहले भी ओबीसी थे, मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय से, यादव समुदाय से सीएम बनाए गए हैं। क्या संदेश आप देख रहे हैं? हालांकि जात पात की राजनीति नहीं करते, वो अलग बात है, सभी दल कहते हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग सभी दल करते हैं, जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास होता है। तो इसका 24 में आप क्या संदेश और असर देखते हैं? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। जो हमारे साथी प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं और वरिष्ठ हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनको भी नमस्ते। जी, मुझे एक इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स करवा दीजिए। जी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आपका ये कहना ठीक नहीं है कि सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, कहती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक पार्टी ऐसी थी जो पूरे देश के अंदर, उस पार्टी के नेता चिल्लाकर, राहुल गांधी जी का नाम लेकर कह रहा हूं मैं, राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर चिल्लाकर रैलियों में कह रहे थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और वो जन्म के आधार पर जातियों को बनाकर किस प्रकार से जातीय आपस में द्वेष पैदा कर जो कांग्रेस की राजनीति रही है। अंग्रेजों ने कांग्रेस को पैदा किया और कांग्रेस को अपनी वो जो राजनीतिक एक उनकी आइडियोलॉजी थी डिवाइड एंड रूल की, वो साथ साथ जो है विरासत में दी। और वो जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल करते थे, इस प्रकार से जातियों में भारत के समाज को बांट के रखना और उसके बाद उसको वोट के तौर पर मिल्क करना, ये कांग्रेस की एक पुरानी जो है राजनीति रही है। और उसी पर चलते हुए आज के कांग्रेस के युवराज भी पूरे देश में घूम कर कह रहे थे, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, अर्थात जिसकी जितनी जाति की संख्या उसी अनुपात में उसको मिल जाए। ये जातियों में बात कर किस प्रकार से भारत की श्रेष्ठता पर हमला करने का प्रयास था, किस प्रकार से भारत को उसी पुराने धर्रे पर चलाने का प्रयास था। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नए भारत का सृजन हो रहा है, एक नए प्रकार का भारत खड़ा हो रहा है और नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, तो उस नवीन प्राण के लिए नए प्रकार की राजनीतिक सोच चाहिए। और वो सोच क्या है कि जन्म के आधार पर जाति नहीं, किस प्रकार से मोदी जी ने जो है नए प्रकार से जाति को प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार किसान एक जाति है, अपने आप में किसान पूरा वर्ग जो है एक जाति है, युवा एक जाति है, महिला एक जाति है और गरीब एक जाति है। ये 4 जातियां उन्होंने कहा, मैं इन 4 जातियों के अलावा कोई जाति नहीं मानता। और जब उन्होंने ये कहा तो उसके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा उनका कार्यकाल के अंदर किए गए उत्कृष्ट कार्यों की एक श्रृंखला थी। जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य किए, महिलाओं को किस प्रकार से आज देश के अंदर 12 करोड़ के करीब शौचालय बने, उज्ज्वला योजना के तहत 11.5 करोड़ देश के अंदर सिलेंडर दिए गए, किस प्रकार हर घर नल और नल से जल, ये हमारी माताएं बहनें जब पानी लेने के लिए घर से किलोमीटर दूर जाया करती थी, कई किलोमीटर चला करती थी, उसको दूर किया। खुले में शौच की सबसे बड़ी दिक्कत किसको आती थी? महिलाओं को आती थी। इस प्रकार उज्ज्वला योजना में किस प्रकार हमारी बहनों की, माताओं के फेफड़े गलते थे, आंखों में से आंसू बहते रहते थे हमेशा, ये महिलाओं के लिए किया। युवा के लिए एक नए प्रकार का सपना दिखाकर भारत के अंदर किस प्रकार से आज युवा एक शक्ति के रूप में भारत की जनसंख्यीकरण, डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत को प्रस्थापित करने का किसके पास जिम्मेदारी है? किसान वो वर्ग जिसने आकर कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी देश के उत्कृष्ट और उत्कर्ष को कम नहीं होने दिया। गरीब सबसे ज्यादा काम अगर मोदी सरकार में, मनोहर लाल जी की सरकार में कुछ किसी के लिए हुआ है तो गरीब के लिए हुआ है। गरीब को अधिकार दिया है। गरीब को हरियाणा के अंदर नौकरी का अधिकार नहीं था। ज्योति जी, मैं समाप्त कर रहा हूं ये कहते हुए कि गरीब को नौकरी का अधिकार दिलाने वाले और गरीब के व्यवस्था के अंदर एक अपना योगदान रहेगा और अपनी उसकी भूमिका रहेगी, उसकी एक अपनी पार्टिसिपेशन रहेगी, ये सुनिश्चित करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। किस प्रकार से हमसे पहले की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो प्रयास करती थी कि एक जाति के आसपास ही सारा का सारा जो संसाधन है और सत्ता सिमटी रहे, हमने उसके ऊपर चोट की है। आज सबका साथ और सबका विकास, आज
एक हरियाणा और श्रेष्ठ हरियाणा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हरियाणा एक और हरियाणवी एक के उद्घोष के साथ हमने देश के और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी उदय करने का प्रयास किया। और इसलिए आज सारा देश जो है भारत के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश के सभी वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हरियाणा का पूरी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है, सिर आंखों पर बिठाए हुए हमें स्नेह प्रेम और आशीर्वाद दे रही है। इन्हीं कामों के लिए मुझे लगता है कि हमें भी जो है, हम विश्लेषकों को भी ये पुरानी जो परंपरागत तौर पर बनाई गई जो व्यवस्थाएं हैं उससे बाहर निकलकर हमें एक नए प्रकार का सकारात्मकता का सृजन जो है करना चाहिए। और वो सकारात्मकता का सृजन भारत के समाज को जातियों में बांटकर नहीं हो सकता। जाति रहित समाज की संकल्पना हम चलिए इसी बात को आगे ले जाते हुए कि जातियों में बांटकर समाज का या देश का भला नहीं हो सकता। बालमुकुंद शर्मा जी, आप लोगों ने ओबीसी को लेकर भी बहुत सी बातें की कैंपेनिंग के दौरान, और जिस बात का जिक्र विधु रावल जी भी कर रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या उसी के आधार पर उसको हिस्सा मिले, लेकिन ये नहीं चल पाया, जनता ने इसको नहीं अपनाया। लेकिन ओबीसी समुदाय से सीएम बनाकर या एसटी समुदाय से सीएम बनाकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक तो चला के, जिसका आगामी लोकसभा पर भी या फिर हरियाणा विधानसभा पर भी असर हो सकता है, मानते हैं आप? ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विडंबना आज जो देखने को मिली है। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, जार शाख पे उल्लू बैठा है। ये जो आज का फैसला है ये निपटाए जा रहे हैं लोग जो सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं। एक रास्ता तय किया जा रहा है मोदी जी द्वारा कि मेरे बाद कौन, अमित शाह। 4 जातियां हैं इस देश में आज के टाइम में भाजपा के लिए, मोदी, शाह, अडानी और अंबानी। एक रास्ता तय किया जा रहा है कि मोदी के बाद, जैसे भाजपा में लोग कहते हैं मोदी के बाद योगी, लेकिन ये नई फहरिस्त लिखी जा रही है मोदी जी द्वारा, अमित शाह द्वारा, जिनके नेतृत्व में सरकार आती है, जो अपने आप को बच्चों का मामा कहते हैं। हालांकि इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उसको कांटा निकाला जा रहा है, निपटाया जा रहा है। और एक स्टेट में नहीं, मैं बता रहा आपको, रमन शाह को निपटाया, अभी शिवराज सिंह चौहान को निपटाया, कल विजयराजे सिंधिया को निपटाया जाएगा, हमारे हरियाणा में रामविलास शर्मा जी को निपटाया गया, हिमाचल वहां आपके वहां हिमाचल में इनके प्रेम कुमार धूमल शाह को निपटाया गया। ये तो एक अपना एक आडंबर तैयार किया जा रहा है कि मोदी जी को और अमित शाह जी को कोई चैलेंज ना करे, पार्टी में कोई चैलेंज ना करे देश में। राहुल जी चैलेंज करते थे, उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया तो जाकर के आई है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बख्शे। लेकिन बालमुकुंद जी, ये तो कांग्रेस में भी होता है ना, बड़े नेताओं की राजनीति खत्म करना। ये आपकी पार्टी में नहीं हुआ क्या कभी? किसी की अगुवाई में चुनाव लड़ना, किसी को मुख्यमंत्री बना देना, पहले सीएम के नाम को अनाउंस नहीं करना, तो ये बीजेपी में भी हो रहा है या किसी भी दल में होता है, तो इसमें अलग क्या है बालमुकुंद जी? मैं मानता हूँ केवल हरियाणा की भी बात करेंगे तो बड़े बड़े चेहरों को दरकिनार करके दूसरे मुख्यमंत्री बना दिए गए। मैं बताता हूँ, बिल्कुल ठीक, आप सही जगह पे आ गए। अब आप सही जगह पे आ गए, लेकिन इसको ओबीसी चेहरा, फलाना चेहरा, धमकाना चेहरा, ये कर दिया, वो कर दिया, आकाश तोड़ के लिया, तारे लिया, ये क्या है? ये नहीं है ना। मैं तो मानता हूं हुआ होगा कांग्रेस में भी, कोई मैं ये नहीं कहता वे हम दूध के दूल्हे हैं, ऊपर नीचे हर पार्टी में होता है, लेकिन जो हुआ उसको तो मानो। ये चांद तारे तोड़ के लाने की बात कैसे कर रहे हैं? पता नहीं किस तरीके के श्लोक पढ़ने लग रहे हैं। अरे एक आदमी को आपने, जिसने 18 साल तक वहां शासन दिया है, और आप लोग ये भी माने कि वो सीनियर ना हो जाए अमित शाह से। अमित शाह जी का क्या बैकग्राउंड है? वो पहली बार एमपी बने थे, गृह मंत्री बना रखे हैं देश के, मतलब कोई है नहीं उनका कोई किसी तरीके का कोई योगदान नहीं भाजपा में उनका। ये योगदान है कि वो मोदी जी के लिए काम करते हैं, मोदी जी को साफ बुलाते हैं, बस ये योगदान। बताओ क्या उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए बाकी लोगों को निपटाया जा रहा है, और फिर हम कसीदे पढ़ रहे हैं। वो बीच दिल दुखी नहीं होगा हमारा, हम इस देश के नागरिक नहीं है, हमें भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। अब एक आधा भाजपा का प्रवक्ता बैठ के कहता है कि दंगे नहीं होते। दंगे तो सीरिया में भी नहीं होते थे जब गद्दाफी था, इराक में भी नहीं होते थे जब सद्दाम हुसैन था। ये क्या परिभाषा गढ़ी जा रही? प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है, कोई पूर्ण रूप से अपनी बात कह पाता है, किसी की बात दब जाती है, ऐसे नहीं होता। आपने जो कहा उसका काउंटर कुछ करना चाह रहे हैं भाजपा के खिलाफ जो। ठीक है सर, आपकी बात पूरी हुई क्या? ये कह रहे हैं कि आप बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है? नहीं, मेरी बात मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए आप अपनी बात पूरी करें। आप पहले बात निपटाया जा रहा है, दरकिनार नहीं निपटाया जा रहा है, ये इनका कहना है। हालांकि हमने केवल हरियाणा कांग्रेस की बात कर लें। केवल जब वीरेंद्र सिंह इंतजार कर रहे थे भजनलाल को बनाया गया, भजनलाल इंतजार कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा को बनाया गया,
बंसीलाल तो पार्टी छोड़कर दूसरा दल बना गए थे, हालांकि ये बात अलग है, बाद में विलय भी हुआ पार्टी का। तो ये बहुत बार केवल हरियाणा में भी देखा गया है, तो क्या कांग्रेस में भी निपटाया जाता था? सवाल ये भी उठेगा। विधुराव जी, ये राजनीतिक उतार चढ़ाव है। ये मैं राजनीतिक उतार चढ़ाव मैंने बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में ये बात नहीं कही। आज की जो हालात, एक बात बताऊं आपको मैं ज्योति जी, मैं बात अपनी पूरी करता हूं। जब से मैंने ये समाचार मिला ना, मेरा जी दुखी है, मन दुखी अंतर से। अगर ऐसे राजनीति होनी तो राजनीति ठीक नहीं है। एक व्यक्ति सरकार आपकी 2-2, 3-3, 4-4 बार लेके आता है और आप उसको घर भेज देते हो। ठीक है बालमुकुंद जी, आज इनको बुरा लग रहा है विधुराव जी आपकी पार्टी हाईकमान के फैसले से, तो इनको आप कुछ कहने तो दीजिए, आप सुनिए। अभी विधु जी बोलो। हाँ बोलो। मैं इनकी बात सुन रहा था, ये कह रहे, इन्होंने खुद कहा कि हम दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये बिल्कुल इनकी ईमानदार एक इन्होंने अपने लिए कन्फेशन किया कि ये दूध के धुले नहीं। मैं कहता हूं इनकी पार्टी के लोगों के चेहरे कालिक से पुते हुए हैं, केवल दूध से धुले हुए का तो सवाल ही नहीं होता। आज इन्हें तकलीफ क्या है? ये कह रहे हैं दंगे नहीं हो रहे, केवल इससे संतुष्टि नहीं है। दंगे तो फला जगह भी नहीं होते, ढिमका नहीं। ये देश के अंदर दंगे करवाना चाहते हैं, ये देश के अंदर कुछ जातियों में बांटकर देश के उत्कर्ष को रोकना चाहते हैं। उत्कृष्ट भारत आज इनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये कहते हैं कि हकदारों को किस प्रकार से जो है नहीं हक मिला, उससे क्या होता है इनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा की बात करें, जैसे आपने एक लंबी फेरिस्त बताई, चौधरी भजन लाल अपने दम पर 2005 में सरकार लेकर आए, इतना उम्दा प्रदर्शन किया, ओम प्रकाश चौटाला को बिल्कुल निपटा दिया। उसके बाद भी उनकी बजाय भूपेंद्र हुड्डा को ये प्लांट कर लाए। किस प्रकार से अभी 2 दिनों पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा की जो सुपुत्री हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनकी पुस्तक में किस प्रकार से साफ तौर पर दिखाया गया है प्रणब दा का किस प्रकार से अपमान किया गया और जानबूझकर एक कठपुतली के रूप में देश के प्रधानमंत्री को बिठाया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसका हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ थे क्या? कांग्रेस में नहीं थे। किस प्रकार से हरियाणा की बात करें, बंसीलाल जी, देवीलाल जी को अपने अपने समय में अपमान सहना पड़ा और कांग्रेस से बाहर निकलना पड़ा। वीरेंद्र सिंह की बात करें और आज की बात करें तो किरण चौधरी को, रणदीप सुरजेवाला को, कुमारी शैलजा को, और इस प्रकार से अनेक लोग जो अपने अध्यक्षों की गर्दन तोड़ देते हो, किस प्रकार से अपमानित करते हो, वो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं इनका दिल बहुत दुखी है। इनका दिल उस दिन दुखी नहीं हुआ जिस दिन उड़ीसा का 4 महीने पहले बन चुका मुख्यमंत्री आकर संसद में अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने के लिए वोट दे गया। 4 महीने पहले संसद की सदस्यता छोड़कर वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुका था। उस एक वोट से जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। उस दिन इनका दिल बिल्कुल दुखी नहीं हुआ। उस दिन इनका दिल दुखी नहीं हुआ जब किस प्रकार से चौधरी चरण सिंह का अपमान किया इन लोगों ने, पहले जनता पार्टी से बाहर निकाला और उसके बाद उनके नीचे से कारपेट खींच दी, सरकार गिर दी। इनका दिल उस दिन दुखी नहीं हुआ जिस दिन चंद्रशेखर की सरकार केवल यह कहकर घटा दी गई कि राजीव गांधी के घर के बाहर एक पुलिस वाला दिख गया। इनका दिल उस दिन दुखी नहीं हुआ जब इंद्र कुमार गुजराल और देवे गौड़ा को ये इस प्रकार से खेल लिया करते थे, देश की सरकारें पलट दिया करते थे। उस दिन इनका दिल दुखी नहीं हुआ। आज इनका दिल दुखी हो रहा है क्योंकि आज इनका दिल इतना दुखी हो रहा था तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए जाकर प्रचार करना चाहिए था। अगर इनका भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेम नहीं था, केवल शिवराज सिंह चौहान जी के लिए था, तो क्या ये शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जाकर विदिशा में या सहाय में जाकर प्रचार करके आए थे क्या? किस प्रकार से सिलेक्टिव एमनेसिया नटवर सिंह से लेकर अर्जुन सिंह तक के लोगों को किस प्रकार निपटाया गया, शरद पवार को, ममता बनर्जी को किस प्रकार से आप लोगों ने निपटाया, आपके एक इतिहास रहा है। तो आपके मुंह से ये जो आपने कहा ना, बस एक ही उल्लू काफी था, वो एक उल्लू सारा देश जानता है वो उल्लू कौन है जो कांग्रेस को निपटाया जा रहा है। इसलिए आप कम से कम जो है अपने घड़ियाली आंसू मत बहाइए। जिसके नेतृत्व में सरकार आई है वो नेतृत्व हर कोई स्वीकार करता है। कल डॉक्टर रमन सिंह ने प्रस्ताव रखा था नए मुख्यमंत्री का, आज जो मैं माफी चाहूंगा, विष्णुदेव सहाय जी का प्रस्ताव किसने रखा था? खुद आकर डॉक्टर रमन सिंह ने रखा था। आज जो है खुद आकर शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव रखा। आपके यहाँ तो पार्टियां बढ़ जाती थी। हेमंत आज शिवराज सिंह चौहान ने जो है प्रस्ताव रखा। किस प्रकार से आपके यहाँ तो पार्टियां बढ़ जाया करती थी। अपना इतिहास तो देखो और उसके बाद घड़ियाली आंसू बहाओगे तो कुछ थोड़ी सी सार्थकता लगेगी। चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ, इनेलो को चर्चा में जोड़ते हैं। इनेलो पार्टी भी दावा करती है, अभय चौटाला भी कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आए अमनदीप जी, तो एक शेड्यूल कास्ट से होगा
एक ओबीसी से होगा डिप्टी सीएम। हालांकि वो भी चर्चा का विषय है कि ऐसी परिस्थितियां होंगी कि नहीं कि आप लोग सत्ता में आए। लेकिन जात पात या जातिगत समीकरणों को साधने का तो आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं 2024 के लिहाज से। जी ज्योति जी, हम हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो गरीब, कमेरा और पिछड़े हैं उनको किस प्रकार से आगे लाया जाए। चौधरी देवीलाल जी का जो संघर्ष है वो केवल इस बात को लेकर रहा है और इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने सत्ता के गलियारों को कुछ चुनिंदा घरानों से उठा करके खेत में काम करने वाले मजदूर किसान के घर तक लेकर के आए। उस मजदूर किसान को भी वो संसद तक पहुंचा सके जो केवल वहां पहुंचने तक का सपना सपना देखते थे। दोनों पार्टियों का आप पीछे से इतिहास उठाइए, केवल कुछ चुनिंदा लोग ही सत्ता के हकदार बनते थे। तो आपकी पार्टी भी तो एक परिवार की पार्टी है। एक परिवार के बाहर तो सीएम भी नहीं बने। नहीं, ये कैसे बात करें। परिवार के बाहर बहुत बड़े पदों पर रहे हैं आप। बड़े पदों की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ ना। नहीं, सीएम की कुर्सी को लेकर तो आपकी पार्टी दो फाड़ हो गई। परिवार के भी अलग अलग रास्ते हो गए। फिर आप कहते हैं कि बड़े घरानों से हमने राजनीति खत्म की। जो नहीं है वो तो मत कहिए ना अमनदीप केसरी डिबेट नहीं, आपका डिबेट अभी बड़े घरानों का मेरा आपका डिबेट यही है कि जब एक जातिगत समीकरण होता है तो जाति क्या होती है, आप किसको उठा रहे हैं। तो जब एक जाति से आएंगे तो एक ही परिवार होगा ना, जाति किसको बोल रहे हैं आप। तो यहाँ पे विषय नहीं है, विषय इस बात का है जो आज आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी है और मैं उसका सीधा सीधा ये बताना चाहूंगा आपको कि देखिए भाजपा प्रवक्ता ने क्लियर कट और जैसे आपकी डिबेट का विषय है भी है कि अगर मोदी जी के 10 साल का करीब राज हो गया है और उन्होंने जैसा कि अगर आज ऐसा किया है कि वो जातियों को नहीं मानकर केवल 4 जातियों का उन्होंने उत्थान किया है, तो आज क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको जातिगत फैक्टर खेलने पड़ रहे हैं अगले चुनाव के लिए। ये आपकी डिबेट का विषय है और मेरे साथी प्रवक्ता जैसे कि लंबा भाषण उन्होंने एक जो लिखाया इनकी पाठशालाओं में आता है वो लंबा भाषण पढ़ा, लेकिन आखिरी में उनकी नीयत फिर झलक पाई। ये कौन सी पार्टी, कौन सा संगठन है जो ये वो संगठन है जो मनुस्मृति की पूजा करते हैं। ये वो संगठन है जो जातिवाद में केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही, कुछ चुनिंदा जातियों को ही अपना सुप्रीम मानते हैं, स्वर्ण मानते हैं और उन्हीं के हाथ में ही बागडोर कमान रहती है। अभी लंबा चौड़ा भाषण पढ़ने के बाद इनके मन से टीस आई कि एक ही जाति के आसपास जो है हरियाणा की राजनीति घूमती थी, एक ही जाति के आसपास हरियाणा का नौकरी लगती थी। तो वो टीस जो निकल कर आई है वो इनकी नीयत साफ दर्शाती है। ये केवल ढोंग कर रहे हैं। तो पहली बात जो ये भारतीय जनता पार्टी अब जातिगत फैक्टर खेल रही है या जातिगत समीकरण दिखाने की जुगात में है, उससे एक बात साफ हो जाती है कि इन्होंने जो 4 जातियां ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी, उनके लिए कोई काम नहीं किया है और खुद अंदर से डरे बैठे हैं कि अगले चुनाव के लिए क्या पैंतरा चला जाए। लेकिन ये पैंतरा भी ज्योति जी फेल होगा। मैं आपको बता दूं 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला के ये कैसे बात कर रहे हैं आप, क्यों डरे बैठे होंगे? नहीं, आप ही का डिबेट का विषय है ना। अगर इन्होंने जातिगत उस पे काम नहीं किया, सभी को समान मानकर विकास किया है, तो ये फैक्टर्स क्यों लाने पड़ रहे हैं? ये जातिगत कार्ड क्यों खेलना पड़ रहा है? आप बताइए ना, ये आपका विषय है, ये खेलना क्यों पड़ रहा है? क्या जरूरत पड़ी है? अब पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं डिबेट को। जातिगत कार्ड तो आप लोग खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम तो 2 डिप्टी सीएम अलग अलग जातियों से बनाएंगे। हमने तो बीजेपी तो कह रही है हमने तो कोई वादा तो नहीं किया। हालांकि अब बना रहे हैं वो तो किसी न किसी जाति से तो कोई ना कोई सीएम या डिप्टी सीएम जो भी होगा किसी समुदाय से तो आएगा, लेकिन वादा तो आप लोग कर रहे हैं ना। अरे वादा तो ज्योति जी मैं आपकी जानकारी के लिए और सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी केवल मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसने दलित समुदाय से आने वाले सदस्य को सबसे पहले राज्यसभा की एक जनरल सीट पर भेजा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी केवल ऐसी पार्टी है कि जो जनरल सीट पे, विधानसभा की जनरल सीट पर दलित समुदाय के प्रत्याशी को खड़ा किया। क्या किसी ने आज तक किया? हमारी सोच तो केवल जो दलित पिछड़े हैं, चाहे वो कुमार वर्ग से हो चाहे किसी दूसरे वर्ग से हो, हमने तो वहाँ उन लोगों को वहां तक पहुंचाया। ठीक है, विधु जी आएंगे आपके पास। अभी मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ने वाले जिनको कृष्णलाल पवार जी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं,
वो हाँ, तो कौन है कौन से कृष्णलाल वर्ग प्रभारी? से आते हैं, एक बार अरे विधु अमनदीप रावल केसरी जी बता दे। इनेलो में भी कद्दावर नेता वो रहे। कौन है? अच्छा बता दीजिए। कद्दावर नेता नहीं, उनसे उनका इनेलो इतिहास में पूछिए कि कृष्णलाल इनेलो में चौधरी तो कौन कौन देवीलाल रहे? चौटाला ने कहा था। इनेलो के संस्थापक जो है वो किस पार्टी में रहे? पार्टी ने चौधरी तो देवीलाल जी, दिया कि जो चौधरी एक देवीलाल, मंत्री रह चुके थे, अरे ये 5 साल अहंकार से विधायक बाहर रह निकलो। चुके थे। चौधरी भारतीय देवीलाल जी, जनता चौधरी पार्टी देवीलाल जी के कौन सी आम पार्टी आदमी से को निकले बनाती बाहर? कांग्रेस से। उन्होंने कहां से उठा दिया भाई? परमात्मा है क्या? अपने खुद तो तिहाड़ में बैठे हैं, उन्होंने किसको उठा दिया? ये अहंकार से अहंकार क्यों नहीं छूटता आप लोगों का? एक व्यक्ति की पूजा करते करते, एक परिवार की, खानदान की पूजा करते, खुद तो तिहाड़ में बैठे हैं। इतने उठाने वाले होते, इतने उठाने वाले होते तो तिहाड़ में क्यों बैठे होते? आज एक सीट पर क्यों खड़े हो भाई? खुद अपनी सीटें हार रहे हो और दूसरों को उठाने की बात करते हो। क्या बात है? भाजपा ने आपको उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने आपको उठाया। चलिए विधु जी, आप साथ साथ मत बोले अभी। लोकदल का कुछ नहीं था 1977 में, ये इनकी नियत है। 1987 में। चलिए अभी अमनदीप जी आपकी बात पूरी हो चुकी है। विधुराज जी, आपको आम आदमी पार्टी को मैं चर्चा में जोड़ूंगी, उसके बाद आगे अगर आपको कुछ कहना है तो समय दिया जाएगा। नरेश शर्मा जी, हालांकि इन 5 राज्यों की बात करें, आप लोग बुरी तरह से हारे, जमानत बुरी तरह से जब्त हुई, बहुत बार हम डिबेट कर चुके हैं, नोटा से भी आप लोग पीछे रह गए। लेकिन हरियाणा को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? क्योंकि हुड्डा साहब कह रहे हैं 4 डिप्टी सीएम अलग अलग जातियों से होंगे, अभय ये कह रहे हैं 2 अलग अलग, जिसमें एससी की वो बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, हम अगर सत्ता में आए तो 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे इन 2 वर्गों से। ज्योति जी, पहली बात तो हरियाणा को राम राम आपके चैनल के माध्यम से, और जो हमारे साथी हैं सभी को प्रणाम, नमस्कार। अब जो मुद्दे की बात है कि पहली बात तो आम आदमी पार्टी जब से जन्म हुआ इस पार्टी का, कभी भी धर्म और जो है जाति की राजनीति नहीं करती है पार्टी। अब धर्म और जाति के नाम पे जो है जो पार्टियां लड़ाती रही, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, XYZ किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए, अगर वो धर्म और जाति के नाम पे काम करते हैं, अभी बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे हमारे भाई, कहते कि कभी भी मोदी जी को आपने सुना कि मैं ओबीसी के लिए वर्ग के लिए कभी कहते हैं, कभी एससी के लिए वर्ग के लिए। अगर देश के अंदर आगे बढ़ना है तो आपके कैलिबर होनी चाहिए ना, कि जो आपके पास टेस्ट होना चाहिए, जिस बच्चे के अंदर कैलिबर है एजुकेशन के अंदर, क्यों लेके आए आप ये सिस्टम जो है किसी भी सरकार के अंदर, आपने क्यों नहीं किया, इसको हटाया? क्योंकि जो बच्चा जिस कैलिबर से आगे बढ़ रहा है उसको आगे आना है। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी कभी भी इस तरह से राजनीति में किसी को भी धर्म की राजनीति नहीं करती है, और ना ही हमने जातिगत राजनीति करी है। अब एक बहुत अच्छे फैक्ट बताते हैं कि अभी जो गारंटी की बात चल रही थी कि बहुत बड़े बड़े, और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने जो कहा ना कि और स्टेट्स के अंदर, एक बात, भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी भी आम आदमी पार्टी है। और जो 70 साल की बात करते हैं 100 साल में, आपको पता है कि बीजेपी में गलत एक मिनट सुन लीजिए भाई, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। जब आपके बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करता ना, तो पहले सुनने की आदत डालिए। आपको 70 साल के अंदर इनके 3% वोट शेयर थे जब से इस पार्टी का, बीजेपी का जन्म हुआ। ये आप गलत तथ्य दे रहे थे, मैंने तो उस पर एतराज तो जब आपका नंबर आए तो गलत तथ्य को, फैक्ट को सही कर लीजिएगा ना, आपके पास होंगे तो सुन लीजिए पहले। हाँ, तो मैंने केवल यही बताया कि गलत कह रहे हो, आप बोलते रहो आगे, तो इतना आप लंबा कंटिन्यू कर भाषण लीजिए ना, उसके बाद में जो आपके पास है फैक्ट नोट कर लीजिए आपके पास, जब आपका टाइम बता दूंगा मैं मेरा समय आएगा तो ही बताऊंगा। बोलने के लिए मना केवल इतना बताया, आपके बीच में, इतना नोट आपके किया बीच में कह रहे हो, आपके बीच में आदत नहीं है कि किसी को खराब। गलत कह रहे हो, केवल यही संकेत किया, उसके बाद आप बोलो। आप सुन लीजिए, आपने कहा ये गलत कह रहे हैं, यही बताया कि आप गलत कह रहे हो, आपने ठीक कहा गलत कह रहे हैं। अब हम चर्चा को आगे ले जाते हैं। और मैं चुप हो गया बोल। आपके वोट शेयर 3% थे जब से इस पार्टी का गठन हुआ, बीजेपी का 3% वोट शेयर थे, 2 या 3 इनके एमएलए आते थे और जो है एमपीज आते थे। गलत कह रहे हैं, फिर से गलत कह रहे हैं, आप सुन लीजिए, देख लीजिए, गलत कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मोदी जी की गारंटी आज गिना देता हूं आपको। दाऊद को पकड़ 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर मोदी जी ने 2014 के अंदर कहा था कि मैं दाऊद को लेके आ जाऊंगा। वो गारंटी अभी तक पूरी नहीं। सुन लीजिए, नीरव मोदी को लेके आने की और माल्या को लेके आने की गारंटी थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। एमएसपी की गारंटी पूरी नहीं हुई है, ये गारंटियां देते फिर रहे हैं। स्मार्ट सिटी की गारंटी, कौन सी स्मार्ट सिटी देश के अंदर है, वो गारंटी बता दीजिए कहां पे है। जो आपने गोद में लिए थे गांव जो हैं, वो बच्चे कहां हैं, जरा मेरे को बताएंगे। उनके बच्चे बड़े हो गए क्या, उनका विकास हो गया क्या, वो गारंटी कहां है? आपको हर घर नल के लिए, मैं आपको बोलता हूं, रोड के ऊपर, हाईवेज के ऊपर जाइए, आपको टोल पे करते हैं बहुत ज्यादा। उस टोल के ऊपर कहीं भी आपको अगर एक नल मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, आप पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। अगर कहीं भी आपको शौचालय मिल जाए, अगर टोल के ऊपर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो कोई शौचालय की कहां टोल पर कहां चले गए? नहीं, टोल पे नहीं जा रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी की गारंटी है। मैं आपको सोशल इंजीनियरिंग कर रही है सभी पार्टियां। यूं तो सर कितनी भी बात कर लीजिए, 1 घंटा काफी नहीं है। तो आपकी जो गारंटियां लेकर बैठ गए ना, ये तो गारंटियां तो गिनवाई जा रही हैं पूरे देश के अंदर। आज होर्डिंग लगाई जा रही है कि गारंटियां। दूसरी पार्टियां, सुनिए बीजेपी ये कह रही हम लगाएंगे हैट्रिक,
बार बार कहा गया है सेमीफाइनल था, 2024 का फाइनल होगा, ये हैट्रिक की गारंटी मिल गई है। जब आप हैट्रिक की बात करते हैं तो हैट्रिक तो आप लोगों की 24 के लिए हरियाणा में क्या रणनीति है? इन राज्यों में तो बुरी तरह से जमानत जब्त हुई, अब आप इधर उधर मत घुमाएं, मुद्दे की बात करें। हरियाणा में आपने देखा कि 15 तारीख से हमारी जो है बदलाव रैली है, जिसके लिए जन समस्याओं के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, हमारे शीर्ष नेता सारे जा रहे हैं और इसका समापन जो है अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। और जनता के बीच हम ये नहीं करें कि हम देखो जनता के बीच जाएंगे, मुद्दे उठा रहे हैं और किसी पार्टी ने जो मुद्दे हैं, जो बीजेपी की जो नकार दिया है जनता ने, उन मुद्दों को लेके हम जब जाएंगे जनता के बीच में और उन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे, एक्चुअल में उनसे पूछेंगे, हमारा जनसंवाद हो रहा है उनके बीच में जाके कि एक्चुअल में हरियाणा की जनता को चाहिए क्या, जो नाकामियां रही बीजेपी की उसको हम कैसे सक्सेस करेंगे, तो वो सब चीजें हैं। और एक फैक्ट और बहुत सही आपके पास में बहुत माध्यम से पहले ही बताया कि 3 दिन पहले न्यूज थी कि 17,000 करोड़ रुपए नोटबंदी के अंदर 2000 का नोट लेके आए थे, ये बहुत प्यारा सा नोट लेके आए थे गुलाबी रंग का, वो प्यारा सा नोट शायद अब फिर से डंप कर दिया गया है। 17,000 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के बर्बाद कर दिए गए हैं। फिर एक आ जाइए कि चीते लेके आए थे बहुत बड़े मोदी जी, वो चीते जो है आज वो चीते कहीं मिल नहीं रहे हैं, वो सारे के सारे मर गए, उसके ऊपर 40 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए थे, वो किसका, जनता का पैसा था। फिर एक आ जाइए कि दिए लगाए गए थे दिवाली के अंदर, 16,000 करोड़ रुपए के लगाए गए थे, वो मेरे 133 करोड़ रुपए के दिए लगाए गए थे, 133 करोड़ रुपए के दिए, वो भी जनता का पैसा बर्बाद हो गया। तो मैं बेसिकली दिए नहीं लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, चीते नहीं जाने चाहिए, आप ये कह रहे हैं। चीते लाए तो वो आप ये बताइए ना कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, या 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया? बहुत अध्ययन हुआ कि उस पर अब भी अध्ययन हो रहा है, क्या कारण है, क्या नाराजगी? पर्दे लगाने नहीं, आप जो बर्बाद कर देते कितने हजार करोड़ सभी मर गए, ऐसा नहीं है। नहीं, चीते लाने के लिए क्या सभी करते हैं क्या? अगर 2000 का नोट लेके आए वो बंद कर दिया, वो किसी ने कर दिया क्या? आपको नोटबंदी के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल गिनाए गए थे कि जिसके अंदर की फिर पहले लेके आते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं। उसका लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया कि आप एक अर्निंग हार्ड पेयर जो है टैक्स पेयर है उसकी अर्निंग को लॉजिक लेके आ गए। बहुत टाइम ले रहे हो, मैं लॉजिक समझा रहा हूं, इतनी देर में 2 बार लॉजिक समझा। विधुरावल जी, जब आप आपसे पहले बालमुकुंद जी इंतजार कर रहे हैं, बालमुकुंद शर्मा जी, जब आप कहते हैं कि जात पात की राजनीति नहीं करते, तो हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि हम 4 अलग अलग वर्गों से डिप्टी सीएम बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। इसमें ज्योति जी उस बात में जमीन आसमान का फर्क है। हमने तो घोषित किया ना, प्रजातंत्र का स्वरूप है कि आप घोषित करिए कोई चीज आप करना क्या चाहते हैं। जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मेरे जैसे लोग जो पिछले 25 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, हमें भी उत्साहवर्धन हुआ कि हम उचाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह को और दुष्यंत सिंह को हरा देंगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुझे खुद उत्साह है इस बात का, ओबीसी के लोगों को उत्साह है, कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे इंपोर्टेंट लोग, रामकिशन जी जैसे लोग हैं जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको उत्साह आगे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा जी बनेंगी तो ये बाकी लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा सबको एक सोचना होता सबका, और उसी लिए लगे रहते हैं लोग पार्टी के लिए। किसने और कब इसमें बुराई क्या? और फिर हमारे जो क्षेत्र में कह दिया बालमुकुंद जी कि कुमारी शैलजा सीएम बनेंगे, मैं एक आपको मैंने मेरे पर भी कहा मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, अगर उनको हरा दूंगा तो मैं बन थोड़ा गया। मैं कहता हूं इससे एक अरमान जागते हैं दिल में, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा, सबके मन में ये होता है कि हम मेहनत करें, हम काम करें, जनता की सेवा करें। अब मैं बन थोड़ा गया, मैं ये कह रहा हूं कल मैं उचाना से चुनाव लड़ूंगा, उप मुख्यमंत्री को हरा करके मैं भी राहुल जी को जाकर के कह सकता हूं कि मैंने वहां उप मुख्यमंत्री को हराया जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता मुझे उप मुख्यमंत्री बनाओ। ये पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैंने 4 नाम और लिए हैं। अब कुमारी शैलजा जी वो 4 बार सांसद बनी, 2 बार अंबाला से, 2 बार सिरसा से, केंद्रीय मंत्री रही हैं, राज्यसभा में रही है, तो मुख्यमंत्री सबसे सीनियर लीडर आज के टाइम में हरियाणा में सबसे सीनियर लीडर है, वो मुख्यमंत्री बन सकती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये तो कयास हम तो लगा रहे हैं ना पहले कि अगर कुमारी शैलजा जी मुख्यमंत्री बनी तो दीपेंद्र हुड्डा उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं भी उप मुख्यमंत्री बन सकता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे। ये तो हमने सबको खुला मैदान छोड़ा है कि सब मेहनत करें। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी है, किरण चौधरी जी भी हैं, खुद बालमुकुंद शर्मा भी है, रामकिशन जी भी है, रामकिशन गुर्जर जी, और बहुत नेता है हमारे। हमने तो खुला मैदान छोड़ा, ये बिल्कुल ठीक बात है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बड़ी बात यह भी कही है, 4 जातियों में जो उप मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, आप ये मान लीजिए जाट मुख्यमंत्री बनता है, हुड्डा साहब बन गए मुख्यमंत्री, तो 4 उप मुख्यमंत्री दूसरी जातियों से होंगे, उसमें ओबीसी भी होगा, दलित भी होगा और महिला भी होगी। ये तो महिलाओं की बात ही नहीं करते, और ब्राह्मण भी होगा। हमारे जैसे लोगों को हौसला, और अगर मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा जी बन जाती है, बात कह रहे हैं, फिर जाट उप मुख्यमंत्री हुआ तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा उप मुख्यमंत्री बन सकते। हमारा तो खुला प्लेटफॉर्म है। हम तो पहले कह रहे हैं
ये तो रामविलास शर्मा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर करके, और ये मनोहर लाल जी तो कभी सरपंच भी नहीं रहे, पंचायत मेंबर भी नहीं रहे, बस वो उनकी मोदी जी की खिचड़ी बनाते थे, उनके किचन कैबिनेट के मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू क्या रहे थे और हरियाणा को कितनी पंचायतों के सरपंच रहे थे जवाहरलाल नेहरू? ये क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी पंचायतों के प्रधान रहे थे? 17 साल जेल में रहे थे। 17 बीच में मत बोलो, सुनिए, 17 साल नहीं रहे थे जेल में रहे। अरे भाई 17, ये बताइए, अरे कैसे, कहां से हवा के आंकड़े ले आते हो? अरे वो जिनको अपने मन पसंद का कुक मिला करता था, 9.25 साल जेल में रहे थे, जेल में किताबें लिखते थे, उनके पेरिस से धुलकर कपड़े आते थे, अपने मन पसंद का कुक मिला करता था, अपना सत्ता मिला हुआ था। आप भी तो ठीक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं ना, आप भी ठीक कमेंट नहीं कर रहे हैं कि सीएम साहब खिचड़ी बनाते थे इसलिए सीएम बन गए। सीएम बनने के लिए जो भी संविधान के तहत जो भी नियम थे उन तमाम नियमों को पूरा करते थे। विधायक चुनकर आए थे, पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया, विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ। ये किस तरह की कांग्रेस के प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि प्रतिभा पाटिल पराठे बनाती थी, इंदिरा गांधी तो कोई शर्त नहीं है कि सीएम बनने से पहले सरपंच बनना है, पंच बनना है, क्या बनना है, कांग्रेस के प्रवक्ता आपने बताइए मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिभा पाटिल, ये आपने खुद कहा है, ये प्रणब मुखर्जी की बेटे की किताब का हवाला देकर कहा इन्होंने प्रणब मुखर्जी की बेटी का हवाला देकर कहा। मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहा आप बताइए ना। तो इन्होंने किसी के हवाले से कहा ना, आप तो खुद ये कह रहे हैं कि खिचड़ी बनाते थे, फर्क है बात में, आप समझिए। मैं नहीं, किसी के हवाले में क्या, सारा देश कह रहा है, ये तो सारी जनता नहीं। इन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग किया, आपने बीच में टोकना चाहिए था कि मनमोहन सिंह जी डम्मी कैंडिडेट, उनको जो देश के अर्थशास्त्री थे, वित्त मंत्री, उनके काल में देश में परिवर्तन हुए, और देश के प्रधानमंत्री थे 10 साल, आज तक देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचे लेके गए। शासनकाल में शास्त्री जिसके समय में हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उनके बारे में शास्त्री जब 18% महंगाई दर रही, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, देश के अंदर पूरी लचर व्यवस्था कर दी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीरो कर दिया। राहुल जी मत बोलिए, इनकी ठीक बात आपसे सवाल पूछ रहे हैं हम, ये पैरल बोल रहे हैं। मैं ये कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, ठीक है, अगर मेरे मुंह से पूछने के लिए तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री जो देश के 10 साल प्रधानमंत्री है, उनको ये डम्मी बता रहे हैं, मीडिया कुछ नहीं बोल रहा। जैसे वापिस ले लेता हूं, बिल्कुल ठीक बात है, कोई निकल जाता खोलो में सब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो देश के वित्त मंत्री रहे 5 साल 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके बारे में ये क्या शब्द व्यक्त करे। अगर यूं तो हम कहने लग जाए, मोदी जी की अपनी जुबान को मैं कोट करें, मोदी जी घर बच्चे जैसे अब हमारे नौजवान बेटे की शादी करते हैं, शादी की तो घर छोड़ के भाग गए, इमरजेंसी की ये बात करते हैं, इमरजेंसी लगाई तो ये 2 साल के लिए भाग गए, अब कह रहे हैं अगर देश ने मुझे प्रधानमंत्री हटा दिया तो मैं झोला उठा के भाग जाऊंगा। ये तो कुछ भी कोट कर ज्योति जी इतना समय आप नहीं दे पाएंगे, जी के बारे में कुछ भी बोल दिया, और कोई भी इतना समय आप नहीं दे पाएंगे, जैसा तो कुछ नहीं है। आपने कहा ना खिचड़ी बनाते थे इसलिए सीएम बन गए, तो ऐसा नहीं होता है, आप जानते हैं इस बात को। इस बात को लेकर, और अगर कुछ भी गलत होता है आपको पता है, मैं उसी बात को लेकर आपत्ति जाहिर करती हूँ। अभी आप विदुर राहुल जी बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, चलो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। ठीक है सर, आपकी मर्जी है। आप अभी सुनिए, आपको लेने चाहिए, आपको शब्द वापस लेने चाहिए। विदुर राहुल जी, आपको वापस यहाँ आप लोगों का, क्योंकि एक मास्टर स्ट्रोक तो खेला ही गया कि 4 अलग अलग समुदाय से 4 डिप्टी सीएम, इनेलो का कहना है 2 डिप्टी सीएम, तो आप लोग भी ऐसा कुछ अनाउंस करने वाले इलेक्शन से पहले? मास्टर स्ट्रोक तो ये खेला गया कि आज सारे देश को ये यकीन है कि हर व्यक्ति का इस देश में किसी भी स्थान तक पहुंचने का एक अधिकार है। ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक तो ये खेला गया कि आज पूरा देश जो है एक होकर देश के उत्कर्ष में, देश के उत्कृष्टता में, देश के उत्कृष्ट भारत के अंदर योगदान देने के लिए तैयार है। ये मास्टर स्ट्रोक है, और ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि सारे देश को एक माला में पिरो दिया, सारे देश का एकीकरण किया। आज धारा 370 अनुच्छेद 370 को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला आया। ये तो वो लोग हैं जो कश्मीर को भी भारत का विलय होने के खिलाफ खड़े हुए थे, कोर्टों में आज तक लड़ाई लड़ी है। 5 साल बाद कोर्ट ने भी कह दिया, भाई आपने 70 साल की जो भूल को भारतीय जनता पार्टी ने जिसको सुधार किया, कांग्रेस की भूल को, उसके खिलाफ कोर्ट एंटरटेन नहीं करने वाला फर्दर। लेकिन बड़ी बात क्या है, आज ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि खिचड़ी बनाने वाला व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया।
वो खिचड़ी बनाते थे, ये उनके हम्बल बैकग्राउंड को बताता है। वो खिचड़ी बनाते हुए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। लेकिन मैं बड़े उस दिन दुख में था जिस दिन कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने लाइव टीवी पर मेरे साथ बैठकर डिबेट में यह कहा था कि प्रतिभा ताई पाटिल इंदिरा गांधी के लिए पराठे अच्छे बनाती थी इसलिए राष्ट्रपति बन गई। ये इनकी वफादारी का एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे थे। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बात कही थी कि पराठे बनाने के अच्छे पराठे इंदिरा गांधी के लिए बना रहे थे। खिचड़ी खुद को बना के लिए खुद के पेट भरने के लिए खिचड़ी बनाना कोई बुरी बात नहीं है। खुद की आजीविका चलाने के लिए चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं है। पराठे बना और प्रतिभा ताई पाटिल राजशाही परिवार से थी। राजशाही परिवार से होते हुए भी किसी मजबूरी कारण नहीं, किन कारणों से वो अच्छे अच्छे पराठे बनाती थी सारे देश को पता है। इंदिरा गांधी को भी कोई कुकों की कमी नहीं थी, फिर भी वो पराठे वो बनाती थी। खैर मैं इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। बाकी मनमोहन सिंह जी के बारे में ये कम बुलवाया करें, हम उनका व्यक्तिगत रूप से इतना सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक फेल्ड प्रशासक थे। उनके कार्यकाल के दौरान 11.25 लाख करोड़ के घोटाले हुए। उनके जाने के बाद 11.25 लाख करोड़ अलग अलग माध्यमों से रिकवर हुआ है। किस प्रकार से अर्थशास्त्री की बात करते हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं इस पे बोलूंगा क्योंकि मुझे पता बहुत कम समय मिलेगा मुझे। लेकिन ऐसे अर्थशास्त्री थे जो नकद में बेच गए, उधार में खरीद के नकद में बेच गए। 10 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड हिंदुस्तान के सिर पर कर्जा छोड़ गए और नकद में तेल बेचते रहे, अरब से खरीदते रहे उधार में, जिसको उधार को मोदी सरकार ने चुकाया, और हिंदुस्तानियों से नकद में खरीदते रहे। हर रोज पेट्रोल के और डीजल के पैसे हमसे लेते थे। वो अर्थशास्त्री थे जब दुनिया के अंदर महंगाई दर 4 और 5% थी, हिंदुस्तान में 18% तक रही है। लगातार 18 तिमाहियों तक 11% तक 2 डिजिट में रही है। ऐसे महान अर्थशास्त्री थे जो भारत का फिजिकल डेफिसिट को बिल्कुल शून्य के करीब ले गए थे। मैं वापिस डिबेट पर आता हूं और इन्होंने एक बात और कही कि घोषित पहले क्यों नहीं करते। घोषित, मेरा भी भाई अभी और भी 2 लोगों का जवाब देना है, मैं क्या करूं, अगर सभी लोग मेरे से सवाल पूछें मुझे जवाब देना पड़ेगा। घोषित करने की बात कही इन्होंने, पहले घोषित क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्होंने साथ साथ बताया मेरे जैसे में उत्साह आ जाता। इसी को जातीय राजनीति कहते हैं, इसको जातीय प्रतिनिधित्व नहीं कहते। जातियों की वोट लेने के लिए उनके बीच में शगुफे छोड़ दो, भाई तुम्हारा भी एक उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम्हारा मुख्यमंत्री बनेगा, और बाद में जाकर उस वोट को ले लो। बाद में क्या करना है सारा देश जानता है कि कांग्रेस किस प्रकार से अपने वादों से मुकरती है। सारे देश ने उनकी गारंटियों को झुठलाया है। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? जब आपके पास प्रचंड बहुमत हो, आपने कोई वादा ना किया हो, उसके बावजूद भी आप मत भूलें सभी को प्रतिनिधित्व देना, जैसे मोदी सरकार ने किया। आपने कोई वादा नहीं किया था, आप नहीं बनाते तो भी आप पर कोई सवाल ना खड़ा करता, लेकिन जीतने के बाद बनाना, जीतने के बाद सबको प्रतिनिधित्व देना, ये असल में बात है। लेकिन यहाँ पर अपने आम आदमी पार्टी वाले जो भाई हैं, उन्होंने ज्योति जी, आम आदमी पार्टी और इनेलो वाले की भी 1-2 बातें रह गई हैं। आप अनुमति देंगे तो करेंगे पूरे, नहीं तो सवाल खड़े रह जाते हैं। आम आदमी पार्टी वाले हमारे भाई ने कहा धर्म जाति की राजनीति नहीं करते। अच्छा, मनीष सिसोदिया जब जेल में गया था तो पूरे राजपूत समाज का अपमान कौन बता रहा था उनको? 2017 में जब ये पंजाब के अंदर चुनाव लड़े थे तो लिखित तौर पर केजरीवाल ने कहा था कि दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो जातिगत राजनीति थी या नहीं थी? गुजरात के अंदर इन्होंने केवल एक जाति, एक समुदाय के नाम पर पूरा चुनाव लड़ लिया और उम्मीद की कि इनकी सीटें आ जाएंगी। सीटें बिल्कुल कम आई, ठीक बात, जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। गोवा के अंदर एक जाति की बात की, वहां पर भी जमानत जब्त हुई 39 में से 34 सीटों पर। लेकिन ये इन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर तब किया जिसको मैं बार बार कह रहा था। इन्होंने कहा कांग्रेस और भाजपा से पहले राष्ट्रीय दल बन गए। अरे भाई, कांग्रेस जब पहले चुनाव था, उस पहले चुनाव में पहली बार गई थी तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में गई थी। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 6 दिसंबर 1980 को हुआ। पहले ही लोकसभा चुनाव में आपकी तरह हमें 0.72% वोट नहीं मिला। हमें पहले ही चुनाव में 7.74% 7.4% वोट मिला था। मैं बता देता हूँ, 2 सीट आई थी आपकी लोकसभा के अंदर। 7.74। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको। अपने भी बता दो, उसमें कोई गलत नहीं बोला था मैंने क्या गलत बोला? आप आंकड़े लेके आ रहे थे। 7% आम आदमी पार्टी को, नोटा से भी कम मिला। चलिए मैं आखिरी कमेंट अब लेती हूँ सर। नहीं, 1 मिनट आप सुनिए ना, आपसे पहले राष्ट्रीय पार्टी बनने का दर्जा राष्ट्रीय पार्टी चुनाव आयोग देता है और कोई नहीं देता। अरे भाई, एक बार नरेश जी रुक जाओ। अब क्यों बीच में हो रही है? रोक दिया था। अब क्यों? अच्छा, दूसरा ये कहते हैं गारंटी नहीं, आपने मुझे रोक दिया तो मैं रुक गया था। नरेश जी याद कीजिए, आपने मुझे रोका, मैं रुक गया था। विदु जी सर नहीं, अब नहीं, आखिरी गारंटी की बात करती है, अभी समय नहीं। ऐसा कौन गारंटी वाला था?
अमनदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमनदीप जी आपका आखिरी कमेंट है कि मैं कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करूंगा। बच्चों कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। जिसने बीवी बच्चों की कसम खाई, कभी बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, फिर शीश महल बना दिया। ठीक है, आपकी बात आ गई। अभी आप रुकिए, आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे। नरेश जी करोड़ों रुपए के जहाज पहनने के लिए। नरेश शर्मा जी आप रुकिए, अभी रुकिए। अमनदीप जी बात रखिए। अरे भाई नरेश जी, आप बोल नहीं पाओगे इस प्रकार से। इनालो के लिए मुझे मैं तो आपको भी रोक रही हूँ सर, नरेश जी को भी रोक रही हूँ। ऐसी नहीं होगी ना डिबेट। नहीं विदुराल जी, ऐसी डिबेट नहीं होगी ऐसी डिबेट। नरेश जी, इनालो की बात का जवाब नहीं नरेश शर्मा जी क्या परेशानी? आप इनालो वाले भाई की बात का जवाब नहीं दिया। आपने मुद्दे पे बात करनी है तो इनको रोकिए। आपका मुद्दा जातिगत डिबेट का है, ये क्या आप अपनी बात कहिए। इनालो वाले भाई के पिछले जो वाहियात बातें थी उसका जवाब नहीं मिला। ज्योति जी, आपने सवाल उठाया था और ये सारी प्रवक्ताओं ने अपना जवाब दे दिए। इनेलो का जातिगत सोशल इंजीनियरिंग इनसे अलग कैसे है, इन्होंने खुद ही बताया। देखिए, एक संगठन के अंदर आपको केवल संघ की कठपुतली होना पड़ेगा, तब जाकर आपको सीट मिलेगी। दूसरे संगठन के अंदर आपको एक गांधी परिवार की कठपुतली होना पड़ेगा, तब जाके आपको सीट मिलेगी। केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मैं आपको उदाहरण के साथ और इतिहास दोहराता है, चौधरी देवीलाल के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नेता दूसरे जातियों से पैदा किए हैं। आप जाकर के कभी पूछना, वो अपनी अपनी जाति के अपने अपने क्षेत्र के अंदर उन्होंने कुछ न कुछ अपने लोगों के लिए काम किया था, उन लोगों को नेता बनाया है। जितने भी मंत्रिमंडल में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मंत्री रहे हैं, आप जाकर के उनका सबका इतिहास जनता नेता पैदा करती है, जनता नेता उन्होंने सबने अपने लिए काम किया। क्योंकि मुझे अवसर नहीं मिल रहा ज्योति जी, मुझे अभी अवसर नहीं मिला तो विदु जी मिल भी नहीं पाएगा। बोलने 4 बार समय दे चुकी हूँ आपको बोलने के लिए, उसके बाद भी ये शिकायत है तो मैं इसको दूर नहीं कर सकती शिकायत को। अगर मुझे 1 घंटे में डिबेट करना है। 5 पैनलिस्ट मेरे साथ हैं, 5 पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। जादून जी ने पहला उत्तर दिया था, उसके बाद शांति से सबको सुन रहे हैं। आपको समय भी दे चुकी हूँ, आप सबके साथ भी बोल रहे हैं, आपकी शिकायत भी बाकी, आपको समय नहीं मिला। मेरे पास कोई समाधान नहीं है सर, माफ कीजिए। बोलिए मंदिर जी। भारतीय जनता पार्टी में नहीं, लेकिन मुझे 4 लोगों का जवाब देने, इस बात को भी तो रेखांकित होना पड़ेगा। तो भी 1 घंटे में डिबेट होगी सर। अरे इनको बंद कराइए, आपकी जो डिबेट है पूरी डिरेल हो चुकी है। ठीक है, आप अपनी बात करें। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को कोई पद भी दे रही है तो केवल मात्र उसका क्राइटेरिया ये है कि वो संघ की कठपुतली होगा, ना कि कोई उस जाति का वो वर्कर या उस जाति के लिए किसी उसने कोई काम किया हो। उसका प्रेजेंट उदाहरण नायक सैनी है। और कांग्रेस में अगर कोई पद चाहिए तो गांधी परिवार की हाजिरी मारनी पड़ेगी। आपके यहाँ पे चौटाला परिवार की हाजिरी नहीं लगानी होगी क्या? अमनदीप जी, क्या हरियाणा की जनता नहीं जानती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लगानी होगी। मैंने आपको, अगर आपको लगता है कि गांधी परिवार की हाजिरी लगानी होगी तो क्यों नहीं चौटाला परिवार की लगानी होगी? अगर आप 2 मिनट और दें। 2 मिनट नहीं है सर, लेकिन आप बताइए ना क्यों नहीं लगानी होगी? अगर आप एक परिवार की राजनीति पर बात करते हैं, कम से कम इनेलो तो ना ही करें। नहीं ज्योति जी, आप क्योंकि अतीत में जाइए ना, इनेलो ने या पार्टी ने किसी को भी कोई पद दिया, अगर चौटाला सरकार में 11 मंत्री थे, 10 मंत्री थे, मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए ना, उनका सीएम की बात कर लीजिए। नहीं, सीएम मास्टर हुकुम सिंह भी बने हैं हमारी पार्टी में, तो आप कैसे कितने समय के लिए बने, किन हालात में बने, किन मजबूरियों में बने, कितने दिन के लिए बने, बता दीजिए ना आप। नहीं, मैं आप ये बताइए कि क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से बड़े पद क्या पार्टी में और लोगों ने नहीं लिए? आज की डेट के अंदर भी आप इंडियन नेशनल लोकदल के आप चौधरी देवीलाल की पार्टी में सवाल उठा रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री प्रपोज कर दिया था उन्होंने। नहीं, हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन आप एक परिवार की राजनीति की बात कहते हैं ना, तो किन हालात में कब क्या क्या हुआ, कब क्या क्या हुआ, इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? वो सभी के सामने। राजेंद्र जादव जी, आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगी डिबेट का। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने और अनेकों बार ऐसे उदाहरण हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में दिए कि उन्होंने अपने परिवार से ऊपर दूसरे लोगों को पद दिया है। आप ये हमारे संगठन के बारे में साहब, आपसे आखिरी कमेंट। केसरी जी, आप सुन लीजिए, अभी आप सुनिए। आप, क्योंकि मैं आपको इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि आपकी बातों में बहुत विरोधाभास है, इसलिए मैं आपको बार बार टोक रही हूँ। किसकी बातों में? जादू जी आपकी बातों में, अमनदीप जी आपकी बातों में। जादू जी आप बोलिए। अरे मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि कितनी बार ऐसा हुआ। जातीय साधना का काम तो सभी दलों ने किया है, तो सोशल इंजीनियरिंग करते रहे। माता मायावती जी आई थी तो उन्होंने कहा जाति प्रथा को खत्म करना है, तो वो जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग कर रही थी तो सभी के सामने है कि उन्होंने तो जो है, जब वैश्य समुदाय को टिकट दिया तो उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला
कि इन वोटरों को मैंने इतने इतने टिकट दिए। तो जाति साधना का काम सभी करते हैं, क्योंकि भारतीय समाज जातियों में विभाजित है। वो कर्म के आधार पर था और इस तरह से वो सम विभाजन था, उसमें ऊंच नीच देखने की जरूरत थी नहीं, लेकिन देखा जाने लगा जातियां पिछड़ गई तो उनको आगे लाने का मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबका साथ सबका विकास के नारे पर ठीक से काम कर रही है और ट्राइब्स को आगे ला रही है, ओबीसी को आगे ला रही है। और प्रधानमंत्री जी खुद ही ओबीसी समुदाय से संबंध रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये परिवर्तन हो रहा है और नीचे वाले ऊपर आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये शुभ संकेत ही है। इससे भारतीय समाज में एक सामंजस्य पैदा होगा, एक सामंजस्य भी पैदा होगा और एक संतुलन स्थापित होगा। तो इसको इसी नजरिए से देखने की जरूरत है। नरेश शर्मा जी, आखिरी कमेंट आपसे आएंगे। विधु जी, अभी बात हो रही थी कि हमारे भाई ने बोला कि पेट्रोल के लिए इस पेट्रोल का गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है इंडिया के अंदर। ये जो टैक्स अब पेट्रोल का गेम मत समझाइए ना, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। जो उन्होंने पेट्रोल का गिनाया, जो पेट्रोल के लिए कि इतने बॉन्ड लिए, इतना खर्चा हुआ देश के ऊपर। मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बात करता हूं कि जो जनता की हार्ड अर्निंग है, जो टैक्स पेयर है ना, उसके ऊपर बात होनी चाहिए ना, कि जो आप टैक्स पे कर रहे हो उसके लिए। हमारे पास जो है, मैं बताता हूं आपको, 2014 से लेकर 2015 तक 5.5% टैक्स था, 2015 से लेकर 16 तक 7%, 16 to 17 8.6, 9.4, ऐसे बढ़ते बढ़ते आज आपको 34.5% टैक्स देना पड़ रहा है। क्या वो पेट्रोल के लिए क्या टैक्स देके आपको मतलब अर्निंग के लिए कह ये तो रहे थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछ रहे थे, हालांकि वो भी नहीं, डिटेल डॉक्टर करना था। मनमोहन और सिंह आप नहीं, आखिरी नहीं, कमेंट में, मैं तो हैरान हूँ, आप पेट्रोल आखिरी- गेम समझा रहे हैं। नहीं, पेट्रोल का गेम आप इसलिए अपनी समझाना पार्टी- पड़ रहा है अपनी कि पार्टी की बात कीजिए ना। आप जनता से टैक्स के लिए आप एक चीज बताइए ना, आपसे और हम क्या जनता के बीच में आगे जनता के वाले पैसे की कमाई के लिए बात करते हैं हम। कोई सरकारें ऐसे नहीं है कि जो जनता से पैसा लिया जाता है वो सरकारें चला रही हैं उसको। अगर हम जनता के पैसे की बात नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए बात करेंगे? ठीक है विधु राहुल जी, 85 पार का जो नारा दे रहे हैं उसका क्या ग्राउंड, क्या आधार है उसका? पिछली बार भी 75 पार का दिया था, 40 पर आ गए थे आप लोग। देखिए, पिछली बार एक बहुत बड़ा धोखा हरियाणा की जनता के साथ हुआ था। हरियाणा की जनता जो है वो किस प्रकार से उनको जातियों में बांटकर जातीय श्रेष्ठता के नाम पर बरपाया गया, बरगलाया गया। और जनता हालांकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार से यानी 2014 से अधिक वोट दिया, उसके बावजूद भी इस प्रकार के समीकरण हमारे खिलाफ खड़े कर दिए गए कि हम जो है उस लक्ष्य को नहीं पा पाए। इस बार चोट खाए हुए हरियाणा की गरीब जनता, हरियाणा की जनता स्पष्ट तौर पर देख रही है कि जिसने गरीब की बात की है, गरीब का उत्कर्ष किया है, उस भारतीय जनता पार्टी को, उस मनोहर लाल को जिताना है। लेकिन क्योंकि बार बार आपकी डिबेट पूरी जाती है बात पर थी और किसी ने संघ पर बात की, मेरा खुद का बैकग्राउंड संघ का है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं और क्योंकि इनमें से शायद कोई संघ की शाखा में नहीं गया होगा तो मैं केवल एक संघ की शाखा के लिए आपको पता है कि झंडा कैसे लगता है, उसका कैसे बोलते हैं, आपको पता है? हमारी परंपरा बीच में मत बोलो, बदतमीजी मत करो। नहीं, आप संघ का सिखा रहे हैं ना। आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। आप मैं क्या हूँ, आपने क्या भाई? नमस्ते, मैं बता देता हूँ आपको, मैं बताऊंगा, पहले जाओ। नहीं, आप कह रहे हो कि संघ में भाई कोई भाई नहीं है। रुको, मैं कुछ और बता रहा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं बता रहा हूँ। अरे भाई बात सुनो, हमें ये हमारे नरेश शर्मा जी कि भूल से भी मुख पे जाति पंथ की ना बात हो। नरेश शर्मा जी रुक जाओ, कंट्रोल करो प्लीज। नहीं, कंट्रोल हमारे ऊपर कंट्रोल है, ऐसा हमें नहीं किया। सिखाया बताया गया आप साथ साथ कमेंट कर रहे हैं, क्या तरीका है नरेश शर्मा जी? भूल से भी मुख पे जाति पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। फूट का बढ़ा गढ़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। जाति रहित समाज की संकल्पना सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की थी। जो लोग संघ को थोड़ा भी नहीं जानते वो यहाँ पर आकर एक्सपर्ट विदाउट नॉलेज मत बना कीजिए। ठीक है, आपका कहना ये है कि पिछली बार कौन सी बात ये कह रहे हैं कि जाति को नहीं दूसरे दलों का जात पात चला उसमें, दलित मुख्यमंत्री नहीं, अभी ये दुख है क्या? नरेश शर्मा जी एक तो आप साथ साथ बोल रहे हैं, नहीं, क्या उन्होंने परेशानी? अगर वो काउंटर होगा तो उसके लिए बोलना आप पड़ेगा ना। इनके आरएसएस से होने पर भी आप खुद का क्लेम करने आप पंजाब में दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? कमेंट कर रहे हैं ना, जो उसके लिए जो उसका सवाल तो जवाब देना पड़ेगा ना, किसके लिए जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्यों नहीं बनाया दलित मुख्यमंत्री पंजाब में? क्यों नहीं बनाया? भगवंत चलिए विधु राहुल जी आप भी रुकिए, अभी आप भी रुकिए, मैं आखिरी जवाब नहीं बालमुकुंद जी से आखिरी जवाब चर्चा का। जिसके बीवी बच्चे नहीं हो उसकी कसम खाने की क्या है? उसकी कहा है जिसने बीवी बच्चे छोड़ दिए, उसके लिए तो नहीं बोलोगे आप?
जिसने बीवी बच्चे छोड़ दिया है कसम खाने के लिए बात, वो अपने परिवार को तो संभाल रहे हैं। आप अपने बताइए नरेश किसने बीवी शर्मा बच्चे जी, छोड़ दिए मुझे आपको म्यूट कराना होगा। अपनी बीवी बच्चे छोड़ के बैठे हैं ना। मत काटिए, अभी टाइम नहीं है। बालमुकुंद शर्मा जी, बालमुकुंद शर्मा जी आप बोलिए सर। नरेश शर्मा जी को म्यूट किया जाए तुरंत। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरीके से, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरीके से बखान कर रहे हैं, ये कौन से आरएसएस की बात करें जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, जिसने 50 साल तक देश का झंडा ही नहीं फहराया, जिसमें महिलाओं की रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन तो अंग्रेजों ने मैं इनकी शाखा में चलता हूँ, ये जवाब दे देती इन चीजों का, ये जवाब दे देती इन चीजों का। क्या महिलाओं की एंट्री बैन नहीं है? क्या रजिस्ट्रेशन करवा रखी है? क्या देश का राष्ट्रीय झंडा आपने फहराया वहां पर? नहीं, ज्योति जी ये सवाल पूछे जाएंगे। ये कह रहे राष्ट्रीय सेवक संघ में हमें निमंत्रण दे रहे हैं, क्या 50 साल तक राष्ट्रीय झंडा फहराया इन्होंने? क्या महिलाओं की एंट्री बैन नहीं है? क्या आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन है? क्या आरएसएस पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं क्या? मान्यता मिली है ये कोई नहीं, ये तो इनका जवाब तो देना पड़ेगा। कुछ भी बोल देंगे, प्रचार कर देंगे अपना। मैं आपकी बात का जवाब आप देता हूं, जातिगत उस पर आ जाते हैं। मैं ये कहता हूं संविधान में भी जातियों को आरक्षण दिया गया है, जातियों का उल्लेख है। जो चीजें संविधान में वर्णित है उस पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है। संविधान में नौकरियों में आरक्षण जातियों के आधार पर, तो मुख्यमंत्रियों की घोषणा क्यों नहीं की जाती? उप मुख्यमंत्री की घोषणा क्यों नहीं की जाती? इन्होंने अभी ओबीसी उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की तेलंगाना में, जहां वोट 1% भी नहीं आया। ये तो सीधा स्टेज पर कह रहे थे। चलिए आगे वक्त नहीं, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। अवनदीप जी माफी के साथ आगे समय नहीं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चर्चा हम 3 राज्यों के चुनाव परिणाम का हरियाणा पर क्या असर होगा, जातिगत समीकरणों को जो साधने का प्रयास हो रहा है आगामी चुनाव पर, उसका कितना और क्या असर रहेगा, इसे लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।